इससे बड़ा पति स्ट्रगल क्या होगा कि मैं बच्चा पैदा करने अकेली गई थी और मैं अकेले ही पैदा करके आई थी। था मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने बताया था ना आपको, कह दिया था कि तूने पेट में डाला है तो तू गुनहगार है। उन 9 महीने कैसे बीते, कुछ बताएंगे आप? एक पेट में बच्चा मैं जब लेकर शुरू में जो उस टाइम हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी कुछ कुछ कहती है, हाँ, बहुत कोई सारी टेस्ट चीजें। बदलते हैं, तो मैं सिर्फ ब्रेड और हरी मिर्च और नींबू खाया करती थी और मेरी औकात नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कम पैसे देते थे। मेरे बच्चे को पानी भी अगर मैं नहीं रखे जाऊँ तो कोई पानी भी नहीं देता था। उस टाइम जब मैंने पहले दिन देखा था तब मुझे एहसास हुआ था। मैंने बोला बेटा बैठा हुआ है, कह रहा मम्मा पानी भी नहीं पिया। अच्छा। मेरी सहेली अपनी शादी का कार्ड देने यहाँ आई थी, उसने मुझे फोन किया, अंजू तेरी दुनिया लुट गई। मैंने कहा क्या होगा? कहने हाँ तो बारात निकल रही थी। कहने हमने आपके पूछा पति की किसकी? बारात हाँ निकल मेरे पति की बारात निकल रही थी। मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को 11:30 बजे तक मेरे पास थे। मेरे मरने की बहुत सारी तरकीबें की गई, मैंने कहा ना बहुत सारी। तो 5वें दिन ही मुझे पारा खिला के मारना चाहा। मेरे साथ ना ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है यहाँ पर, कि मेरे को कभी चूड़ी बोल देते हैं, मुझको कभी थर्ड क्लास बोल देते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं। योग के क्षेत्र में उतरने के बाद और इसमें मेरे को एक पैशन बन गया। मैंने इसमें बहुत नाम कमाया, बहुत काम करा, बहुत बड़े बड़े लोगों तक मैं इससे पहुंची, एक अच्छे माहौल में पहुंची, बहुत बड़े बड़े सम्मान मैंने पाया मंचों के ऊपर। कोई नहीं काम आएगा, मुसीबत काम आएगी ना। पैसे से ही आपको बाहर जाना पड़ेगा, पैसे से ही आपको कुछ करना पड़ेगा। कोर्ट में भी जाओगे तो सबसे पहले वकील कागज के पैसे मांगेगा। इसलिए पैसे को कमाना सीखो, चाहे 2 पैसे से कमाना सीखो मगर। और ये समझ में आ गया कि धर्म, समाज, रिश्ते मुझे नहीं कुछ दिला सकता। मुझे जो ताकत और मेरे राइट जो मिलेंगे वो मुझे संविधान से मिलेंगे। अभी 11 तारीख को जब उनका मकान पुलिस के सामने खड़े होकर थ्रेट दी गई कि तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे नीचे, बचोगे नहीं। आप किस लिए आए हो यहाँ पे? आप इसलिए उस घर में एक पंडित रहता है, उसने मेरे पे हमला किया, और उस शुभम तंवर ने मेरे पे हमला किया और मारा। शुभम तंवर कौन है? ये मेरे देवर का लड़का छोटा है। देखिए आप कितनी एज है, 53, और इस एज में भी एक महिला को कितनी बुरी तरीके से ये मारा तो गया दिखाने वाली चोट है दिव्या जी। हाँ। इस चोट को तो मैं दिखा सकती हूँ, बहुत सारी चोटें जिन्हें मैं दिखाई नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आया मैं किस समाज में फंस गई हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ इस बात की, मैं गलत समाज में आ गई। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कहने को तो इस दुनिया में आपका दर्द सुनने के लिए हर कोई है, और ये सिर्फ अब कहने के लिए ही बचा है, क्योंकि जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है तो शायद आपके साथ जब कोई खड़ा नहीं होता तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। आपके अंदर बहुत कुछ बातें चल रही होती हैं। कई बार लोग इसी की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जब कभी परेशान हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो अपने दिल की बातें या तो अपने परिजनों से शेयर करें या फिर जो आपका बहुत करीबी हो उसको बताएं। लेकिन क्या हो जब आपको कोई सुनने वाला ना हो, आपके अंदर इतनी सारी बातें चल रही हो, आपने अपने पूरे जीवन में जितना संघर्ष किया हो वो संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष बन के रह जाए, लेकिन उसको ना कोई समझने वाला हो, ना कोई सुनने वाला हो, ना आप अपना दर्द बयां कर सके, तो आपको कैसा लगेगा? आज एक महिला हमारे साथ मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से हर एक महिला को यही बताने की कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा आत्मनिर्भर बने। कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप डरिए मत, आप अपने लिए तो खड़े रहिए। आज वो महिला अपने जीवन के हर एक संघर्ष को बताएगी, जो संघर्ष आज भी उसको करना पड़ रहा है। ना तो परिवार साथ है, ना ही प्रशासन साथ दे रहा है, ना ही वो न्यायालय साथ दे रहा है, ना ही पुलिस अधिकारी साथ दे रहे हैं। उस महिला के साथ क्या कुछ हो रहा है आज वो आपको बताने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा, ये हर एक महिला के लिए ज़रूरी है इस महिला की कहानी सुनना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंजू है, मुझे कृष्ण प्रिया के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मैं इस टाइम 53 ईयर्स की हूँ। 53 ईयर्स की हैं। अच्छा, 53 ईयर्स यानी 53 साल की आप हैं। शुरुआत से लेकर अब तक क्या कुछ आपके साथ हुआ? आज आप जहाँ स्टैंड कर रही हैं, और जो करीब 30 साल मान लेते हैं 30 साल पहले का जीवन था, उसको एक बार बताइए। मेरा जो है बचपन तो दिल्ली 6 का है। मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, शक्ति नगर से। उसके बाद मैं शादी करके यहाँ नांगल राय में आ गई, और यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी कह सकते हैं कि जैसे खाई से भी नीचे गहराई में मैं कहीं चली गई। ना मेरा माहौल ऐसा, ना मेरा चारों तरफ का जो सराउंडिंग था वो भी मेरे लिए सब अजनबी, यहाँ तक कि भाषा भी अजनबी थी। मैं एक बिल्कुल शहर की लड़की और ऐसे बाल आ गई जो एक विलेज टाइप का लोग थे सारे के सारे।
उसके बाद धीरे धीरे ये लोग मुझे हुए की तरह लगे, अरे ये तो 4 बार कपड़े बदलती है, अरे ये तो सुबह उठते ही बाल बना लेती है। और ये तो हमको एक एटिकेट और एक मैनर्स के तरीके पे सिखाए गए थे, सुबह उठो तो अच्छे से मुंह धो लो, अच्छे से बालों को बना लो, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनो। तो चलने लगा धीरे धीरे। मेरे हस्बैंड को समझ में आने लगा कि ये भी यहाँ के लायक नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी उस तरह से मतलब एक केयर करने लगने लगा कि ये इस तरह के लाइफस्टाइल की नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हमें मॉडर्न होना पड़ेगा, इसके साथ जीना है। तो ये समझ में आ गया। मेरे हस्बैंड ने मेरे घर को तो पूरा मॉडर्न की तरह ही रखा, सब कुछ अच्छे से ही रखा। धीरे धीरे ये सब समय चलता रहा। मेरे साथ में 1.5 साल के अंदर ही मेरे हस्बैंड के 2 ब्रदर हो रहे हैं, उनकी भी शादी हो गई 1.5 साल के अंदर ही। उनके आने के बाद मेरे साथ स्ट्रेटजी चलना, मेरे को 5वें दिन ही, मैं आपको बताना, मुझको 5वें दिन ही जब इनके भाई की बीवी आ गई, उसने 5वें दिन ही पारा खिला के मारने की कोशिश की। मेरे पापा MBBS डॉक्टर थे, तो हम बचपन से ही पारे में बड़े हुए, खेल खेल के ऐसे खेलते थे, थर्मामीटर टूट जाता था। तो मैंने उसको बोला ये क्या है, बोलती है चमकनी गिर गई है। मैंने कहा चलो चमकनी है तो ये मेरी सब्जी में क्यों है खाली, तेरी सब्जी में क्यों नहीं है। हाँ। तो फिर तुरंत जाके सब्जी को मेन होल में डाल के आई। तो मैंने बोला अगर मैं गलत थी तो मेरे हस्बैंड को आने देती, शाम को वो बताते। तो इस तरीके से फिर ये ज़िंदगियाँ मेरी चालू हो गई, मगर मैंने इनको भी दिमाग से निकाल दिया। फिर उस दौरान ही की एक बच्ची हुई, उसको मैंने पाला बड़ा किया सब कुछ। इस दौरान मेरे भी बेटा कंसीव हुआ, फिर मेरा बेटा हुआ, तो साथ ही साथ उसके भी बेटी हुई एक। तो मेरे बेटे का प्यार भी उसको फादर का पूरी तरह से नहीं मिला। मेरे हस्बैंड अपने भाई के बच्चों से ज़्यादा प्यार करते रहे शुरू से ही, और आज भी उतने नहीं है मेरे बेटे से अटैच, अपने भाइयों के साथ ज़्यादा है। तो उन बच्चों के साथ होता रहा। फिर उसका भी बच्चा आ गया, दो बेटी एक ब्रदर हो गए हमसे छोटे वाले ब्रदर के। उसके बाद छोटा वाला ब्रदर जो DTC में था, उसके भी 2 बच्चे हो गए। उसके बाद जैसे होती है कि जैसे ही ये लोग आए, छोटी वाली जो सबसे आई, उसने आते ही उसके ब्रदर आके मेरे सास ससुर को धमका के जाते, कभी भी जूते चप्पल लेकर खड़े हो जाते, तो मैं जाके उनको फेस करती थी। मैंने कहा ये क्या है, आपको बंटवारा चाहिए तो आप अपनी लड़की को भी तो देखो ना, जब मिलेगा सबको मिल जाएगा, उसमें क्या। तो हमारी बाज़ार में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो वो सारी खाली कराने के लिए मैंने अपना पैसा, मेरे हस्बैंड ने पैसा, और मैंने अपनी पूरी मेहनत वहाँ लगाई। मैं अकेली रहती थी क्योंकि मेरा एक बच्चा था, वो स्कूल चला जाता, उसके बाद मैं वहाँ जाती। वो खाली करा के पूरा लिया। मेरे इन लॉज ने वहाँ से मुझे धक्का मार दिया यूज़ करके। उसके बाद फिर मेरे इन लॉज को लगा कि प्रॉपर्टी बेच दी जाए, तो मेरे हस्बैंड पे हमला किया गया ज़बरदस्ती साइन कराने के लिए। मेरे हस्बैंड ने साइन नहीं किए, तो मेरे हस्बैंड के बैंक में गंदे गंदे केस लेटर लिख के डाले गए, जिसके रिजल्ट ये निकला कि बैंक में कोई फोर्जरी हुई। तो मेरे हस्बैंड को फंसा के बैंक ने CID को सौंप दिया। मेरे हस्बैंड को CID हरियाणा ले गई, और मैं उस टाइम सिर्फ 23 ईयर्स की थी। मेरा बच्चा कितने साल का हो गया, 6-7 साल का ही बच्चा था, 2nd या 3rd में ही पढ़ रहा था मेरा बेटा जब। तो ये सब, मैं हाउस वाइफ ही थी तब तक। मगर हाँ, मेरे घर में यहाँ दिल्ली में ये D ब्लॉक के आयुष में योगा क्लासेस होती है, मैं वहाँ जाने लगी थी। और वहाँ पे जो सर थे, उन्होंने देखा कि ये बच्ची के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, तो उन्होंने मोटिवेट करके मुझे इसके अंदर डिप्लोमा करा दिया, पुश करके बेटे कर ले खाली टाइम में। तो जब ये मुझको मेरे हस्बैंड को वहाँ से ले गए, मुझे पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड को ले जाने के बाद में मैं देख रही कहाँ गए, तो मैं बैंक में पहुँची जाकर, तो वहाँ पता चला ऐसे CBI ले गई। तो पुलिस वालों ने मुझे बोला कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि तूने ही अपना पति मार दिया होगा। मैंने कहा सर मार दिया होगा तो बॉडी तो ढूंढ के लाओ, मैं यहीं बैठी, मुझे पकड़ लो, बॉडी ढूंढ के लाओ। तो कह रहे उसके पापा को फ़ोन लगाते। तो मैं उसके पापा को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बहुत बार मेरे बारे में गंदा बोला। मैंने बोला मैंने आपको बोला था कि उनका कोई मतलब नहीं। ये टाइम भी निकला, फिर मेरे को अपने हस्बैंड को लेकर इस चीज़ के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैं हाई कोर्ट से उनकी बेल करा कर लाई। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई दोस्त नहीं मेरे हस्बैंड का, कोई भाई नहीं। मेरे पास जो पैसा था, जो जेवर था, मैंने सारा बेच के मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोलती थी कि मैं कैसे खा रही हूँ। वो पूछते थे कैसे खाना खा रही है, कैसे कर रही है। मैं बोलती थी शांत रहो, जब तक बाहर नहीं आ जाते आप मेरी कहानी मत पूछो, मैं कैसे जिंदा हूँ और क्या कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जब घर आए तब उनको ये हुआ कि पता चलेगा यहाँ किसी से उधार लिया, यहाँ किसी से उधार लिया। मगर मेरे हस्बैंड को इस चीज़ ने फिर मेरे को मतलब कदर करना सिखाया कि इसकी कदर करो। देखा कि इसने इतने 3.5 महीने जो महीना हाउस वाइफ थी, किसी के घर से एक पैसा नहीं लेकर आई है, कहीं पे कोई सामान उधार नहीं ले। कह रहे कंजू तूने किया कैसे। मैंने बोला जो था बेचते चले गए। थोड़ा योगा आता था, धीरे धीरे क्लास चालू कर दी, थोड़ा बहुत करने लगे। अच्छे लोग मिले मुझे लोग अच्छे मिले पुलिस में उस टाइम पे, बहुत अच्छे लोग मिले। मेरी जो योगा की पेशेंट थी वो सब बहुत अच्छी मिली। ये सब करते करते हमारी शेयरिंग होने लगी, धीरे धीरे हमारी प्रॉपर्टी बहुत थी। मगर मेरे को देखकर कि मेरे साथ ना ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है यहाँ पर, कि मेरे को कभी चूड़ी बोल देते हैं, मुझको कभी 3rd क्लास बोल देते हैं, कभी शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं। इनको यही नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ, इनके साथ रह रही हूँ। मैं 32 साल हो गए, ये मेरे को आज तक जान नहीं पाए। मेरे कागज़, मेरी फर्स्ट वोट यही इसी एड्रेस की 18 का मैंने यहाँ वोट डाला, मेरी वोट यहीं करे।
मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ, मुझे उस दिन एहसास हो गया कि हाँ, मेरा पैसा और मेरा हुनर ही मेरी जीवन है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरा पति मेरा अपना है। मेरे हस्बैंड ने तब तक मेरे नाम पे 5 पैसा भी कहीं जमा नहीं कर रखा था। मैं कैसे उस ज़िंदगी में भूल नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे खाली पेट सर्दियों में यहाँ से निकला करती थी। एक कप चाय भी नसीब नहीं होती थी। इनके जो दोस्त होते थे मेरे से चोरी से चाय पीते थे कि कहीं इसको चाय ना पिलानी पड़ जाए, कहीं ये ना खाए। सब छुपाती थी, कुछ नहीं बोलती थी हस्बैंड को, जो चल रहा है चलने दो। मैंने कहा घर आएंगे उसके बाद कहानी सुनाएंगे सारी की सारी। फिर भी कुछ भी, इनके अच्छे अच्छे खास दोस्त, बिल्कुल खास दोस्त मुझे बोलते थे कभी रात को ज़रूरत हो तो बताना, कोई बात नहीं सतीश नहीं। इसके मीनिंग मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, सब टाइम निकलता चला गया, धीरे धीरे आ गए। अब मेरे हस्बैंड जब घर आ गए तो सस्पेंड थे, कोई जमाने का जरिया नहीं, तो मैं घर से निकली। मेरे हस्बैंड को बहुत इसमें अपने आप को ये चीज़ डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा कि ये कमाएगी और मैं खाऊंगा। तो फिर उनको भी मैंने दिया, उनको भी उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। एक सीधा साधा इंसान 3.5 महीने हरियाणा की जेल में रहा हो, उसके साथ क्या क्या नहीं, मगर वहाँ तो पे यानी 3.5 महीने 3.5 आपके पति जो है वो जेल के अंदर रहे थे। और 3.5 महीने आप जो कोई है नहीं था, कोई दाएं आपके बाएं साथ कोई नहीं था, नहीं। मतलब मेरे आप बच्चे के लिए भी कोई नहीं था। मेरे बच्चे के लिए मैं सुबह ही रोटी बना के रख के जाती थी। मेरे बच्चे को पानी भी अगर मैं नहीं रख के जाऊँ तो कोई पानी भी नहीं देता था। उस टाइम जब मैंने पहले दिन देखा था तब मुझे एहसास हुआ था। मैंने बोला बेटा बैठा हुआ है, कह रहा मम्मा पानी भी नहीं पिया है। मैंने अपने देवर की मिसेज को बोला तू एक बच्चा है, कह रही मांग लेता। मैंने कहा वो इस माहौल में नहीं पला है कि वो मांगेगा। तुझे तो दिखा था ना सीढ़ी से चढ़ा है बच्चा ऊपर, 2 बच्चे तेरे, उनको लेके भेज देती पानी खाना। अच्छा, 2 बच्चे थे तब उनके? हाँ, उसके तब भी वो एक माँ हो के नहीं, उसके अंदर वो अपने पति को कुत्तों की तरह पीटती थी मेरे सामने। उसको सिर्फ अपने पति से पैसा चाहिए था। वो बाहर निकाल देती थी, मैं ही ऊपर से रजाई देती थी उसको। हाँ। मेरे अंदर ही दया आ जाती थी क्योंकि मैं ऊपर रहती थी। मैं ही उसको रजाई देती थी, मैं ही उसको बिस्तरा देती। उसका सिर फट गया था एक बारी, दारू पी के बाप बेटे लड़ रहे थे, तब भी मैंने ही उसको निकाल के लाई बाहर। मैंने कोई पानी नहीं दे रहा था। मैंने बोला मेरी जिम्मेवारी पे तो मेरे को दे दो गिलास, मैं पिलाऊंगी इसको, ये बिलबिला रहा है पानी। उसकी बीवी नहीं उठ के आई, उसके बच्चे नहीं उठ के आए, वो सब भी करा, मगर किसी समझ नहीं आया मैं किस समाज में फंस गई हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ इस बात की, मैं गलत समाज में आ गई। आसपास मैंने सबके लिए किया, किसी की डिलीवरी होती थी मैं चली जाती थी, किसी को दुख दर्द है मैं चली जाती थी। इन सब की देवरों की डिलीवरियाँ मैंने करी, सारी सेवा मैंने करी। मेरी सास को पैरालाइज हो गया था, मैं नेचुरोपैथी में इतनी अच्छी, मैंने 15 दिन में उन्हें वापस उठा दिया। अच्छा, एक 65-70 के लिए सबको हैरानी हुई कि इसको इतना बड़ा ब्रेन हैमरेज हुआ। मैंने 15 दिन में उनको वॉकिंग कर दिया, वो चलने लगी। मगर फिर भी उनको ये नहीं, वो मेरे बारे में गंद बोलती थी कि बाहर जाती है तो गलत काम करती होगी, हालांकि मैं ये नेचुरोपैथी का काम करती हूँ। उसके बाद भी आकर फिर ये सब फैसले हो गए। अभी हमारा बंटवारा होने के बाद मैंने अपने देवर को इसीलिए आगे कर दिया, ये शराब भी है, इतना दंगा करता है, उसकी फैमिली भी वायलेंस वाली है। मैं कहा तुम आगे रहो, हम पीछे रहेंगे, मेरा एक ही बच्चा है, मैं अपने बच्चे को भी शायद यहाँ से लेकर निकल ही जाऊँगी कुछ टाइम बाद। तो उनको दिख गया कि इसको तो फिर से पैसा मिल जाएगा। हमारी दुकान भी थी, दुकान में भी इन दोनों भाइयों को बिठाया नहीं खरीदार ने। उन्होंने कहा एक भाई शराबी, एक ज़रूरत से ज़्यादा सीधा, सुबह उठ के बाद कुछ और नज़र आती है। फिर उन्होंने बोला कि जाके इनकी मैडम को बुला के लाओ, वो बहुत असूलों वाली महिला है, वो लोग बाहर के लोग समझते थे जो अनटच है मेरे से, उनको समझ आता था मेरा दर्द। उन्होंने कहा वो अपनी जुबान देगी तो ये दोनों काबू में रहेंगे। तो उस तरह से दुकान भी की, फिर मैं बीच में रही। उसके बावजूद भी यहीं पे मैं रहूँ, वो मेरा देवर नीचे रहता था, हम ऊपर रहते थे। यहाँ पे फादर और छोटा ब्रदर रहता था, वो बाजार में शिफ्ट हुए। तो उसका हिस्सा यहाँ पे ना, मेरा क्या रहा है, मेरे हिस्से में क्या राइट है, वो यहाँ से गया, बात खत्म। मगर वो कहता है अभी तक भी मेरा यहाँ उसने इलीगल मकान बना लिया, 70 फुट का, लिफ्ट लगा ली, पूरे 8 फ्लैटों में किराएदार रहते हैं नए के नए। मेरे को ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, अंदर भी नहीं बैठ सकती। मेरे खाना खाऊं साबुन की टिक्की मारते इसलिए कि पत्थर क्या दिखाएगी। मेरी थाली चिकन में घर में भी नहीं बैठ सकती, सेफ नहीं हूँ मैं, घर में कपड़े नहीं सुखा सकती, ऊपर से आग लगा के रखते हैं। आपको ही परेशान करते हैं, आपके बेटे को, आपकी मेरे बेटे को तो मैं फेसिंग ही नहीं करने देती ना, हम नहीं बैठ सकते, कोई नहीं बैठ सकता। मेरे बेटे को सोचो, एक इतना बड़ा बच्चा, अपना गुस्सा कितना अंदर दबाया। अभी 11 तारीख को जब उनका मकान पुलिस के सामने खड़े होकर थ्रेट दी गई कि तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, नीचे बचोगे नहीं। तो आपके पति आपका साथ नहीं देते क्या? नहीं, ऐसे साथ है, मगर खुल के कभी नहीं, साथ खड़े हैं, मगर उस नहीं, वो समाज के ज्यादा है मेरे साथ, वो आज भी नहीं है, कल भी साथ नहीं देते। उस तो तरह आप शुरुआत से लेकर अब तक जो भी स्ट्रगल करती हैं, आपने बताया था आपके इससे बड़ा स्ट्रगल क्या होगा कि मैं बच्चा पैदा करने अकेले गई थी और मैं अकेले ही पैदा करके आई थी। अकेले ही पैदा किया है? अकेले ही पैदा किया था मैंने। हाँ।
और अकेले ही पैदा करके आई थी, अकेले ही पाला था। मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने बताया था ना आपको, कह दिया था कि तूने पेट में डाला है तो तू गुनहगार है, तो खुद पालेगी इसको, खुद करेगी। तो मैंने आपकी, इसको, जैसे आपने बताया, पहले तो आपकी एक जॉइंट फैमिली रहा करती हाँ। थी, तो शुरुआती दौर में जब आपकी शादी हुई, तो जैसे आप ऑफ कैमरा भी बता रही थी कि आपके पति की किसी और से शादी करा दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी जो फैमिली का लगा कि इनको लगा इसके मदर फादर तो है नहीं, यहाँ से माल वाल नहीं मिलेगा, शायद इनके फादर फादर को लगा वहाँ से माल मिलेगा। तो काफ़ी धूमधाम से, मैंने सुना बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। अच्छा। मेरी सहेली अपनी शादी का कार्ड देने यहाँ आई थी, उसने मुझे फ़ोन किया, अंजू तेरी दुनिया लुट गई। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही हाँ, तो उस बारात निकल रही थी। कह रही हमने आपके पूछा पति की किसकी? बारात हाँ, निकल- मेरे पति की बारात निकल रही थी उस हाँ। टाइम पे। मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया, वीना ने, पटेल नगर रहती है। मेरे को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को 11:30 बजे तक मेरे पास थे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और सुबह फिर यहाँ से बारात जैसे आई है, वो मेरे सुबह फिर मेरे पास है। इनके भाई मामा के लड़के मेरे पास। मैं कहा मैं कैसे यकीन करूँ, ये आदमी 4-5 घंटे कोई मेरे पास से गायब हुआ है। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को इतना कसूरवार नहीं समझती हूँ कि उन्होंने दबाव के अंदर ऐसा कर लिया शायद। अच्छा, मतलब हाँ। आपकी शादी तब तक नहीं हुई नहीं, थी? तब तक शादी नहीं हुई। आप दोनों की लव मैरिज है। हाँ। तो वो जो लड़की थी, वो क्या घर में आके रहने लग गई? हाँ। शादी हो गई तो? इनकी मम्मी की जिद थी ना, ये आएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर बोला ये अंजू तो यहाँ रहेगी। अच्छा, तो वो यहाँ रहने लग गई, वो हाँ जी। लड़की जो हाँ। जिससे आपके पति की शादी हुई। हाँ जी। और आप भी उस घर में रहने लग गई हाँ, क्या? मैं भी, वो नीचे रहती थी, मैं अपने ऊपर के फ्लोर में रहती थी। तो वो आपकी मेरे पास तो आती थी शादी दिन भी में। नहीं हुई। हाँ, वो मगर मैं अपने पति के साथ ही रहती थी, जो मेरे पति हैं। हाँ, तो मतलब आपके पति आपको तब तक एक्सेप्ट कर चुके थे? हाँ जी। तो फिर आप ही अपने पति से शादी कर लेती उस समय? वो भी बीच में कैसे आई, कुछ समझ नहीं आया। ये घर में प्रेशर डाला गया। इनके मामा की लड़की बोली मैं फांसी खा लूंगी अगर तू घोड़ी पर नहीं बैठेगा, अगर तू ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इनको झूठ बोल के घर बुलाया गया, मेरे पास से लाया गया कि पापा को हार्ट अटैक पड़ा है। तो ये घर आ गए। उस चक्कर में इनको फंसा लिया गया, दबाव डाला गया, भाई नहीं तो हम फांसी लड़ेंगे। अच्छा, तो फिर उस महिला का क्या हुआ? वो कहाँ गई? आपने आज उसके तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी हो गई उसके बच्चों की, बताते हैं। अच्छा, दूसरी शादी कर ली? हाँ, उसके तो तुरंत तो शादी ऐसा हो गई। क्या हुआ, वो खुद घर छोड़ के चली हाँ, गई? उसको लगा गया कि मैं गलत बीच में आ गई, उसको एक्सेप्ट हो गया। मैंने बोला भाई मैंने मेरे पास आती थी, बैठती थी, मैं कभी कुछ नहीं बोला। मैं कहा मैं कुछ नहीं बोलूँ भाई, मेरी ना तेरे से लड़ाई है, भाई तुम दोनों अगर एक होना चाहते हो जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जानो वो जाने। अच्छा, तो आपके हस्बैंड ने उस समय भी आपका कहीं ना कहीं हाँ। साथ कहे ना दिया हो? नहीं, उस तरीके से दिया, मगर हाँ कि मुझे ये अपनी मम्मी से बोल दिया कि अगर ये यहाँ रहेगी तो अंजू भी यहीं रहेगी। मेरे हस्बैंड ने कभी उसको टच नहीं किया, कभी उसके पास नहीं गया। हाँ। मेरे को बेबी होने के बाद मैं घर आई, तब भी मुझे चाय के लिए 11-12 बजे तक तरसाया जाता था। अच्छा, पूरे 9 महीने एक महिला को अपने बच्चों को पेट में पालना पड़ता है। वो 9 महीने जो होते हैं बड़े ही दिक्कत वाले भी समझिए। मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, मैं नहीं जानती कि पति पूछता है कि आज कुछ खाना है, या बोलता है कि एक चीज़ ला के देनी है। ऐसा मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है उस टाइम की, उसके बाद की भी नहीं है। और 9 महीने कैसे बीते, कुछ बताएंगे आप? एक पेट में बच्चा लेकर, जब शुरू में जो उस टाइम हार्मोन्स चेंज होते हैं, बॉडी कुछ कहती है, हाँ, कोई टेस्ट बदलते हैं, तो मैं सिर्फ ब्रेड और हरी मिर्च और नींबू खाया करती थी। और मेरी औकात नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कम पैसे देते थे उसमें। हाँ। मेरे को, मैंने उन बच्चे के टीके लगवाया, तो अपने मंगलसूत्र बेचा था, अपनी पायल बेची थी मैंने, अपने बच्चे की वैक्सीनेशन जो डिलीवरी से पहले होती है ना, वो सारी वो पूरी कराई थी। मेरे हस्बैंड ने तो साफ से हाथ कर, वो अपने मदर की प्रेशर में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मगर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ बेटा होने के बाद, तो थोड़ा चेंज आया उनके अंदर। और मैं तो बहुत छोटी 19 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दे रही थी। डॉक्टर भी हैरान थी, वो भी बोल रही थी। जिस गाड़ी में बैठ के मैं बाद में आई, जब क्योंकि मेरे सेप्टिक हो गया था, मेरी कोई करने वाला नहीं था, तो मेरे सेप्टिक हो गया था अंदर, और मेरे को 1 बाल्टी मुआद निकला था। मेरी डॉक्टर ने इतनी गाली दी थी मेरे हस्बैंड को, इस बच्ची को इससे अच्छा तू मार ही देता। मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा बोली थी वो डॉक्टर से। मेरे को चेक करके मुझे पेन नहीं जा रही, मैं बोल रही थी मेरे को पेन हो रही है। मेरी सास कहती मक्कड़ मारती है, सारा काम तो खुद करती है, मक्कड़ मारती है, कुछ नहीं। जब मैं फिर वहाँ गई शक्ति नगर ही, मेरी जो भाभी है वो उसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट थी, तो मैं वहाँ गई। उसने मेरी पूछा कि भाई अंजू आई नहीं, उसकी डिलीवरी हो गई? नहीं, डिलीवरी हो गई, बेटा हो गया। तो फिर मैं वहाँ गई, तो उन्होंने बोला ला, मैं बाई चांस वो डॉक्टर आ गई, तो कह रही ला बेटे मैं चेक करूँ तेरे को। तो चेक करते ही वो कह रही है क्या कर रखा है, पूरा सेप्टिक अंदर 1 बाल्टी पस निकला था। उन्होंने मुझे तुरंत वहीं एडमिट कर दिया था। कह रही है बच्ची और 2-1 दिन रहती तो ये मर जाती। मेरे मरने की बहुत सारी तरकीबें की गई, मैंने कहा ना बहुत सारी। 5वें दिन ही मुझे पारा खिला के मारना चाहा, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो
याद भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को इतना पता है कि मेरे को 32 साल इस घर में जो सुख की एक घड़ी मिली है ना, जो सुख की एक घड़ी जिसको मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में मेमोरेबल है, मेरे बच्चे के पैदा होने का दिन है। और अब जो 11 मई गई है, जो मेरे देवर के घर पे हथौड़ा चला है एमसीडी का, बस 2 दिन मेरे लिए मेमोरेबल है, क्योंकि मेरी आत्मा बहुत, मैं रो भी नहीं सकी। मैं आज रो रही हूँ तो ये आंसू मेरे दुख के तकलीफ के नहीं है। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, अपनी बच्ची को ना इतना ज़रूर बनाना, उसके हाथ में पैसा हो, उसके हाथ में हुनर हो, ताकि कोई समाज मेरे साथ इस समाज की जो झगड़ा है वो यही है कि ये लड़की अलग समाज से आई और फिर भी ये इतनी मुसीबतों में किसी के पास झोली लेकर नहीं गई। इसके हमने, मेरे ससुर ने बोला था तुझे दर दर की ठोकरें खिला दूंगा। मेरे हस्बैंड के जो पापा है, आपको पता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में सेक्शन ऑफिसर थे। उसके बावजूद उनकी सोच ऐसी थी, मेरे को बहुत गंदा बोलते थे, मेरे जज के सामने जाके बहुत गंदा बोलते थे, ये ऐसी है, ये करती है, ये धंधा करती है। मैंने जज के सामने ऐसे हाथ करे थे, मैंने कहा जज साहब देखिए मेरे धंधे करने वाली औरत के इतने बड़े बड़े नाखून हैं। उस टाइम मेरे हाथ ना यहाँ से गले हुए थे बिल्कुल। जज हिल गया, कह रही है क्या है बेटे? मैंने बोला जी नेचुरोपैथी करती हूँ ना, तो ठंडा गर्म करना पड़ता है, 10-15 पेशेंट लेती हूँ, पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए इज्जत से जीने के लिए, और मुझे चाहिए पैसा। तो पूरी उंगलियाँ गली रहती थी। फिर उस जज को रियलाइज़ हुआ कि ये बच्ची बेचारी गलत जगह पर फंसी हुई है। उन्होंने फिर मेरे ससुर को बहुत डांटा था। लेकिन इन सब बीच में अगर एक अहम भूमिका जो आपके पति को निभानी चाहिए नहीं थी, भाई, वो कहीं ना कहीं आपके पति जो आपका साथ नहीं दे पाए। मेरे लेकिन पति आप एक ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने 30 साल करीब मान लेते हैं, 30 सालों में जो कुछ देखा, जो कुछ सहा, वो सिर्फ अपने अंदर रखा। हर दिन एक आपके लिए कहीं ना कहीं दर्द से भरा था। हर दिन आपने एक जिंदगी का एक अलग चीजें सीखी है। इसमें मैं आपको रियल ब्रदर और सिस्टर का रोल भी बताती हूँ। मेरे बड़े भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है। उनको मेरी ये आईडी डाइजेस्ट नहीं हुई। वो मेरे बच्चे को बोलते हैं तेरी माँ तो 10वीं में नहीं पढ़ी थी, वो कैसे इतना कुछ। क्योंकि मैं, आप अगर चेक करेंगे तो मैंने योग के क्षेत्र में उतरने के बाद, और इसमें मेरे को एक पैशन बन गया, मैंने इसमें बहुत नाम कमाया, बहुत काम करा, बहुत बड़े बड़े लोगों तक मैं इससे पहुंची, एक अच्छे माहौल में पहुंची, बहुत बड़े बड़े सम्मान मैंने पाया मंचों के ऊपर। तो उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। इतना स्ट्रगल करने के बाद ये योगा क्लास जो करी आपने, एक तरफ आपके हस्बैंड जेल में थे, उस दौरान भी, हाँ उस दौरान भी 2-1 करती थी जितनी मेरे से हो सकती थी। हाँ, उस टाइम आपने डिप्लोमा कर लिया था, उससे पहले डिप्लोमा कर ही लिया था, पहले कर लिया था। तो आज आपके साथ ही रहते हैं आपके हस्बैंड। और अब अपने करियर में आपने योगा क्लासेस कर करके बहुत कुछ नाम कमा लिया है। अच्छा, हमारी जो जनता है, आपने तो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ फेस किया है, और आपको देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी मिलती है कि जीवन में इतना कुछ सहने के बाद भी एक महिला आज भी स्ट्रांगली खड़ी है कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इतनी लाइफ में प्रॉब्लम सही है, आप इतनी ना सहे। रीज़न ये है क्योंकि इनके पास एक हुनर था, वो था योगा का हुनर। शादी होने के दौरान इतनी सारी प्रॉब्लम, शादी के बाद आने के बाद भी एक हुनर था योगा, जो इन्होंने डिप्लोमा कर लिया था और उसी को कंटिन्यू रखा। शायद हो सकता है स्टार्टिंग में कम पेशेंट आए हों, 2-3 लोग सीखते हों, लेकिन उसको भी एक हिम्मत के साथ लिया कि आज कमा रहे हैं, लेकिन मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखती हूँ, आने वाला समय एक अच्छा होगा, मैं ज़रूर कुछ अपने जीवन में करूँगी। आज आप कहीं पर भी स्टैंड कर रही हैं, चाहे आप अपने पति के साथ हैं, चाहे एक लड़की हैं, चाहे अपने घर में जीवन किसी भी तरीके से जीवन जी रही हैं, आपके पास कहीं ना कहीं एक हुनर ज़रूर होता है। हर एक महिला के पास हुनर है और बहुत सी महिला अपने जीवन में कर रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप जॉब नहीं कर पाती, या फिर करना भी चाहती हैं तो फैमिली प्रेशर आता है, वो कर नहीं पाती, और इन सब चीज़ों में आप दब के, परेशान हो के उसी घर में कुछ नहीं कर पाती, मजबूर हो जाती हैं, और आप करना तो चाहती हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जीवन में परेशानियाँ कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन उन परेशानियों से लड़ना आप सीखें, इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आज आपके साथ आपका पूरा परिवार ज़रूर खड़ा है, लेकिन किसी दिन आपके साथ कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो ना तो आपका परिवार आपके साथ होगा, ना तो आपका वो पति आपके साथ होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पति, जिनका परिवार उनका समर्थन करता है, ऐसा नहीं है कि किसी की फैमिली या किसी का परिवार उनका साथ नहीं देता, लेकिन उस घड़ी का इंतजार करना ही क्यों कि आपका पति आपका साथ दे? आप क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनती हैं? एक महिला के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, और मैं ये कहती हूँ हर एक महिला अपने अंदर वो ताकत रखती है, वो स्ट्रांगनेस है उनके अंदर, और वो जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। सही कह रही हूँ मैं?
बिल्कुल, मैं ये कहूँगी आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, आपके अंदर खाना बनाने का कुदरती देती है, घर रखने का। आजकल इसके लिए भी बहुत काम है, मैंने कितनी बच्चियों को इसमें लगाया। मैंने वही बोला कुछ नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना आता है ना, तुम्हें घर संभालना आता है। उनका द्वारका जैसी लोकेलिटी में जाओ, स्कूटी ले लो एक पुरानी, तुम्हें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। कई बच्ची आती जो मेरे पास छोटे छोटे कुक के लिए आई, जब मैं बाहर निकलने लगी मैंने उनको आगे बढ़ाया। मैंने कहा अच्छे से इसको खाना सर्व करना सीख लो, इसको थोड़ा घर को मैनेज करना अच्छे से सीख लो, आपको अच्छी सुपरवाइजेशन की नौकरी मिल जाएगी। मैं यही कहती हूँ अपनी बच्ची को ज़रूर कुछ। और मैं एक चीज़ सबसे कड़वी सच बोलना चाहती हूँ, अपने पैसे पे यकीन करो, पति पे यकीन मत करो, बच्चे पे यकीन मत करो, किसी रिश्ते पे यकीन मत करो। अपने पास जो पैसा है सिर्फ उसको भूल कर भी, इमोशनल होकर भी अपना फाइनेंशली कमज़ोर मत करना। पैसा अपने पास ही रखना, भावुक होकर कभी भी गुस्से में आ जाता है ना, जैसे ये ले, वो कभी नहीं करना है। अपना पैसा जोड़ो 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 जोड़ो, कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखो। आपका पैसा ही कोई नहीं काम आएगा, मुसीबत काम आएगी ना, पैसे से ही आपको बाहर जाना पड़ेगा, पैसे से ही आपको कुछ करना पड़ेगा। कोर्ट में भी जाओगे तो सबसे पहले वकील कागज़ के पैसे मांगेगा। इसलिए पैसे को कमाना सीखो, चाहे 2 पैसे से कमाना सीखो। मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये समझ लिया है कि मेरे पास पैसे के अलावा और कोई ताकत नहीं है। और संविधान, मैंने जो जितना भी हासिल किया, मैं इस बीच में बैराग में चली गई थी, मैंने सामान्य दुनिया छोड़ दी थी, मगर मुझे फिर लौटना पड़ा है इसके अंदर। और ये समझ में आ गया कि धर्म, समाज, रिश्ते मुझे नहीं कुछ दिला सकता। मुझे जो ताकत और मेरे राइट जो मिलेंगे वो मुझे संविधान से मिलेंगे, और वहीं से ही मिले हैं पहले, और अब शायद अब भी वहीं से मिलेंगे। लेकिन आज जो आपके परिवार की बात की जाए, आज आपका परिवार, आपके पति आपके साथ हैं, आपका बेटा आपके साथ ही है, आप लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन एक समस्या जो आपके साथ अभी भी बनी हुई है वो है आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी जो आपका प्रॉपर्टी है उसको लेकर लगातार आपके घर में विवाद चल रहा है। अभी आपको चोट दिखा रही थी, एक बार दिखाएंगे जो आपके साथ मेरे हुआ को है। उनके घर में जब एमसीडी ने तोड़ा तो मैं कहीं हाइट पर चढ़ के वीडियो बना रही थी, तो उस घर के ही एक और, उस घर में एक पंडित रहता है, उसने मेरे पे हमला किया, और शुभम तंवर ने मेरे पे हमला किया और मारा। शुभम तंवर कौन है? ये मेरे देवर का लड़का छोटा है। देखिए आप कितनी एज है, 53, और इस एज में भी एक महिला को कितनी बुरी तरीके से ये मारा तो गया है। दिखाने वाली चोट है दिव्या जी। हाँ। इस चोट को तो मैं दिखा सकती हूँ, बहुत हाँ। सारी चोटें जिन्हें मैं दिखाई नहीं सकती। हाँ। ये तो मैं ओपन करके दिखा सकती हूँ पब्लिकली। लगी तो बहुत सारी है। तो ये आपको ही मारा गया या आपके पति? और नहीं, मैं ऊपर चढ़, क्योंकि एमसीडी ना कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैं 5-6 साल से जा जाके दरवाजा खटखटा रही थी। हाँ। तो मेरे को बाहर भी नीचे खड़े होकर फॉर्मेलिटी कर रहे थे पहले, ऊपर गए तब भी हथौड़े चलाने की आवाज़ नहीं आई। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं से सबूत तो जुटाऊं, तो मैं 7 वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी। तो उनको लग गया ये तो सबूत ले रही है, हमारा 2 नंबर का नहीं चलेगा, फाइल नहीं चलेगी, फिर पैसा खिला के हम फिर से कर देंगे। तो उनको दिख गया फाइल बना रही है वीडियो। मेरा फ़ोन छीन लिया गया, किसी के घर में घुस गए। मेरे फ़ोन में पूरी रिकॉर्डिंग है दिव्या जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देना चाहूँगी कि वो किसके घर में घुसे। एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर कई बिल्डिंग माफियाओं की नज़र है। वो मेरे को बच्चे के मेरे को थ्रेड दी गई है पुलिस तो के आप सामने। इतनी बार आपको थ्रेड आती है तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करती थाने में? मेरे साथ कोई कॉपरेशन नहीं है किसी का। पुलिस मेरे आसपास ही रहती है, सारी रेंटर पुलिस है, लोकल थाने के स्टाफ ही रहता है सारे आसपास। तो आपका साथ नहीं देते वो लोग? लेकिन इस सिर्फ चोट पर FIR होनी चाहिए थी ना। हाँ, हुई नहीं FIR। NRC बना दी गई हाँ, बिना सूचना की घटना। हाँ, मैं 112 पे कॉल करी है, मेरी एक कंप्लेन नंबर है। हाँ। मुझको आते ही सीधा बोला गया, क्यों शोर मचा, बोलने का सेंस देख तो एक तो ऑफिसर का, क्यों शोर मचा रही है, चुप कर। और मेरे घर को घेर कर बैठ गए कि मैं ना जा सकूं ना आ सकूं। मैं शाम तक वेट करती रही, मुझे पुलिस थाने से फ़ोन आएगा कि मेरे साथ कौन सा थाना लगता है आपका? मायापुरी थाना लगता है। मायापुरी थाना लगता है। कोई पुलिस वाले का नाम पता है जिसने आपसे हाँ बदतमीजी जी, की? ये अरुण जी हैं। अरुण। और रात को 10:15 बजे मेरे घर आए, जबरदस्ती बयान लिखे, जबरदस्ती साइन कराए। मैं तो बोल भी रही हूँ क्या करना है। अरुण का कोई डेजिग्नेशन पता है, कौन सी? IO थे वो, ASI शायद। ASI है अरुण, ASI मायापुरी थाने के ही हाँ हैं। जी, हाँ जी। वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं? हाँ, नहीं वो आते ही मेरे से नहीं पूछा, उनको कैसे पता यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको मेरे को ये पता है कि मेरे को डांटना आते ही क्यों शोर मचा रखा है रही, हो गया ना काम खत्म। मैंने कहा क्या काम है, मेरा फ़ोन जब तक नहीं मिला था, मेरा फ़ोन छीना हुआ था। वहाँ सामने से एक बिल्डिंग में से एक महिला निकल के मुझे फ़ोन देने आ रही है। उसको कैसे पता ये फ़ोन मेरा है, मुझे देना है? उसको कोई गाइड कर रहा है ना। जो मेरा फ़ोन ले गए हैं, जिन्होंने मेरे साथ वारदात की है, मारा है, पीटा है, चीज़, ये सब चीज़ें बाई चांस मेरी FD लाइफ में चल रहा है। वो मेरा फ़ोन छीना, मेरा फ़ोन चल रहा है, वो किसके घर घुसे है, सब कुछ है। तो जब ये बता रही हैं आपको ये चोट लगी है, अभी रिसेंट की बात बता रही हैं, उस दौरान आपका बेटा तो घर पे होगा? मेरा बेटा था, वो ऊपर रहता है। मैं अपने बेटे को, उनका मकसद है किसी भी तरह मेरे बेटे को फंसाना। ये मुझको बोलते हैं एक बार तेरा बेटा फेस आने दे, उसके बाद तुम उसका वो हाल करेंगे। ये पुलिस भी है,
क्योंकि मेरे घर में जो तो आपका बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता? नहीं, मैं उसे पता ही नहीं लगने देती। वो ऊपर सो रहा होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, इसलिए मैं उसको पता ही नहीं लगने। ये सब तो बाहर हो रहा है ना, काफी लंबा घर है हमारा, जैसे यहाँ से लगा लो वहाँ तक, वहाँ जो इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ किसी को वो क्या पता है। और आगे वैसे भी 70 फुट का मकान खड़ा है, तो साउंड तो वैसे ही नहीं आनी, तो इसलिए उसको कुछ नहीं पता। वो बाद में बोला भी इतना कुछ हो गया, मैंने कहा मैं वो चाहती ही नहीं कि जो ये लोग चाहते हैं कि तेरा फेस आ जाए कभी। वो एक बार मेरे बेटे का बाहर खड़ेगा, वो उसी फोटो को दिखाते रहे, देखो इसका बेटा, देखो इसका बेटा। उनका मकसद यही है कि मेरे बेटे को किसी भी तरह फंसा दिया जाए। इनके कई रिलेटिव हैं पुलिस में, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। आपके पति को अब तो समझ आई होगी कि जिस परिवार का वो साथ दे रहे हैं, अब वो इस काबिल ही नहीं रहे ना, ये जिस तरह की हो गई है, वो थक हार गए, क्योंकि वो उस गिल्ट को ना अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मैंने ये अपने परिवार के साथ क्या कर दिया। वो ना, क्योंकि वो सामाजिक दबाव में आकर वो गलती कर गए जिसका कोई सुधार ही नहीं है। और आज वो चाहते भी हैं सुधार करना, तो कर नहीं सकते, कानून में फंस गए वो। कर रहे, क्योंकि गुंडों का राज, आगे शेर बैठा है तो आप निकलोगे कहाँ से, जाने का रास्ता है कि वो वाला तो सवाल। इस वीडियो के माध्यम से आप पुलिस को क्या कहना चाहती है जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी प्रशासन को कि कम से कम अपने ज़मीर में झांकिए, जिस काम के लिए वर्दी पहनी है वो काम कीजिए। जो भी गलत हो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दे दीजिए। कम से कम एक महिला को झूठा मत साबित कीजिए, एक सिर्फ छोटे चंद पैसों के लिए। मुझे भी पता है कि एक गिलास लस्सी में बहुत आनंद होता है, मुझे भी पता है कि खोए की बर्फ़ी में बहुत आनंद होता है, मगर मुझे पता है अगर वर्दी पहनी जाती है ना, उसके अंदर भी एक गरूर होता है। उस गरूर को सम्मान दीजिए, आपको गरूर करने की आदत डालिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी चीज़ों को आपने देखा ही नहीं कुछ भी आपने, क्योंकि जो मेरे पर हमला किया वो पुलिस का मुखबिर हैं। वो लोग वो पुलिस की मुखबिरी का काम करते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है जो ये बता रही हैं, ये रिसेंट का मामला है और इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का घर में मैटर चल रहा है। इसी बीच क्या होता है कि जब उन्हीं के घर में बुलडोज़र चला तो उस दौरान इन्होंने सबूत इकट्ठे करने के लिए, जब ये वीडियो बना रही थी, उस दौरान इनके साथ मारपीट हुई। कानून तो यही कहता है कि जब किसी के साथ मारपीट होती है तो उसकी एक एफआईआर दर्ज होगी, आप शिकायत देंगे तो आपके सामने वाले के खिलाफ जो है कंप्लेंट रजिस्टर होगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं इनके साथ ही गलत हुआ, पुलिस ने इनके साथ बदतमीजी करी। और उसी बीच एक मायापुरी थाने के पुलिस कर्मी का नाम बता रही हैं, जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है, जो एएसआई हैं, वो जो है इस पूरे मामले में इनके घर आ जाते हैं रात को और इनके साथ बदतमीजी करते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक महिला जिसके साथ बदतमीजी होती है और सारा थाना पुलिस मौके पर मौजूद होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ एक एनसीआर काट दी जाती है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली के हालात हैं, जहाँ एक महिला इतनी मजबूर हो चुकी है कि अपने ही घर में रहने को डर रही है, अपने बेटे को एक कमरे में रखती है जिसको बाहर नहीं आने देती, ताकि जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो अब रिलेटिव्स रहे नहीं हैं, वो उनके बेटे को ना फंसा दे। और ये अपने घर में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के साथ जी रही हैं। हर पल एक डर लगा रहता है, कहीं मुझे आके मरवा ना दिया जाए, कहीं मेरे बेटे पर अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे पति पर अटैक ना हो जाए, और सब कुछ अपने आप ही फेस कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। कहीं ना कहीं पैसे की लालच में इतनी अंधी हो चुकी है दिल्ली पुलिस की उनको सामने क्या कुछ हो रहा है, आरोपी किस हद तक गलत करते जा रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज एक महिला ने हमसे कांटेक्ट किया, क्योंकि ना तो कानून है, ना तो न्यायालय है, ना तो पुलिस इनकी सुन रही है। तो शायद इन्हें लगा कि एक मीडिया से मीडिया पर्सन से मिलके जो उनका अपना दर्द है वो शायद बताऊंगी तो कम से कम जनता समझेगी। और इनके मैसेज से जो महिलाएं इतने दिनों से अपने ही घर में बैठकर परेशान हो रही है, दब कर रह रही हैं, और चाहती तो करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाती है, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि शायद मुझे कुछ जीवन में करना चाहिए, शायद मुझे दबकर नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और वो ज़रूर ऐसा कुछ करेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि एक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपका परिवार कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपके पति के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। ये आपको समझना चाहिए। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जल्द से जल्द आप उसको सीखें, ताकि कभी ऐसी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आए तो आपको उससे लड़ने की हैबिट हो, आप कभी घबराएं ना और दर दर की ठोकरें ना खाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में जो भी आपकी राय है वो ज़रूर दीजिएगा। और जो हमारे साथ मैम इस वक्त बैठी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी दास्तां बताई, और सुनकर हमें भी बेहद हैरानी हुई कि एक महिला कितने सालों से स्ट्रगल कर रही है। जीवन में हर एक महिला के उतार चढ़ाव आता है, लेकिन एक महिला 9 महीने का बच्चा अपने पेट में रख के सिर्फ ब्रेड
खाकर ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं और खुद प्रेगनेंसी डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उस एक मासूम से 1 या 2 दिन के बच्चे को गोद में लेकर अकेले घर आती है। वो पति तो साथ है लेकिन वो पति साथ नहीं है, वो परिवार तो साथ है लेकिन वो परिवार साथ नहीं है। सोचिए वो पल, वो क्षण कैसा बीता होगा इस महिला के लिए। वो कहीं ना कहीं अपने आप में सोच के भी डर लगता है कि एक महिला ने 9 महीने अपने बच्चे को कैसे पाला हो। तो बहुत बड़ी बात है ये। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहूँगी, इस वीडियो को आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और जिस तरीके से मायापुरी थाने में ऐसे बड़े बड़े पुलिसकर्मी बैठे हैं जो लगातार लोगों का शोषण कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं करते, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट होनी चाहिए। और वीडियो को ज़रूर ट्विटर पर शेयर कीजिएगा ताकि मायापुरी थाना के SHO हैं वो भी इस बात को समझे और ASI अरुण जो जिनका नाम बताया जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि जब आज उन्होंने एक महिला के साथ गलत किया है, आने वाले कल में एक महिला के साथ वो गलत ना कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।